हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, जनरली क्या होता है, जो सोल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो सिंपल जैसे सिंपल सोल्ट होते हैं, वो ठोस अवस्था में तो स्थायी रहते हैं, लेकिन जब उनका विलयन बनाते हैं तो वो आयनित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। और जो ठोस अवस्था में उस कंपाउंड की जो एंटिटी, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी उसमें आयनिक अवस्था में आने के बाद में ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से डबल सोल्ट होते हैं। तो डबल सोल्ट जो होते हैं वो बेसिकली एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, और ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के एक पर्टिकुलर स्टोइचियोमेट्री में मिलकर के एक साथ रहते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन जब उनका विलयन बनाया जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट जो है वो KCl MgCl2 6H2O, ये सॉलिड अवस्था में तो ऐसे रहता है, लेकिन जब इसका विलयन बनाते हैं तो इसमें K+ आयन, Mg2+ आयन और Cl- आयन ये बन जाते हैं, और अपनी जो ओरिजिनल अपनी जो ठोस अवस्था की जो आइडेंटिटी है उसको खो देते हैं। इसी प्रकार से दो एग्जांपल और दिए हैं मैंने यहाँ पर। अब चलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं सॉल्यूशन स्टेट में भी। ठोस अवस्था और विलयन अवस्था में, दोनों ही अवस्था के अंदर आप आइडेंटिटी को, कॉम्प्लेक्स जो आयन होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। ठीक है। इसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा इन कंपाउंड्स के अंदर, और इसमें मेटल आयन केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय मेटल आयन होगा, जो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और उसमें उन ट्रांजिशन मेटल्स को जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल आयन को देते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कि हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं वर्नर। सबसे पहले जो वर्नर जो था, अल्फ्रेड वर्नर, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिता या फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाते हैं। इन्होंने 1893 में ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कि बॉन्डिंग के बारे में, उनके नेचर के बारे में बताया। ठीक है। ये उस समय बताया था जब इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज भी 1896 जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, जो कि इनके वर्क के 3 साल के बाद में किया गया था। ठीक है। और उस समय जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए, जनरली स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता था, वो भी उनके पास में अवेलेबल नहीं था। फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली, मतलब लेबोरेटरी टेक्निक्स, ये केमिस्ट्री के जो लेबोरेटरी टेक्निक्स होती है उसके द्वारा स्टडी करके ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार से नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है और उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो कोबाल्ट क्लोराइड है उसके और अमोनिया के भिन्न भिन्न अनुपात में उनकी रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवा के जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताया। और ये निष्कर्ष निकाला कि संकुल में जो धातु होता है, जो मेटल होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनिक होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है, और इससे केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी मिलती है। ठीक है।
द्वितीय संयोजकता जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, डायरेक्शनल होती है, और इसके द्वारा हम जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है और ये निश्चित होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है ऋणायन या उदासीन अणु दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है। एक जो ऋणायन है वो केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है। कैसे? इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा गया तो उसमें भिन्न भिन्न अनुपात में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन करवाई गई और उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनाए गए उनकी फिर रिएक्शन करवाई गई AgNO3 के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाई गई। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब रिएक्शन करवाई गई तो उसमें जैसे COCl3.6 NH3, ये जैसे मैंने इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाई है तो इसमें डॉटेड लाइन से Cl को दिखाया गया है और जो कंटिन्यूस लाइन है उसको NH3 से बताया गया है। तो इसके अंदर AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई गई तो जब उनका उस एक प्रेसिपिटेट मिलता है, उस प्रेसिपिटेट स्टोइचियोमेट्री में उसको वे किया गया और वे करके उसमें बताया गया कि इसमें 3 AgCl का मोल बनते हैं। 3 बनते हैं AgCl का, इसका मतलब 3 Cl माइनस आयन उसमें आयनित होने वाले होते हैं। और जब 3 Cl परमाणु आयनित होने वाले होते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं और इसलिए कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3 हो गई। और द्वितीय संयोजकता में अमोनिया जो है वो 6, सेकेंडरी वैलेंसी में वो 6 जो अमोनिया है वो उसको संतुष्ट करते हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड ऐसा बना जिसमें कि 3 जो Cl है परमाणु हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो कंपाउंड है COCl3 5NH3, उसमें 2 AgCl। इसी प्रकार से जो 4NH3 COCl3 4NH3 में 1 AgCl और जो COCl3 3NH3 है उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन हमें नहीं मिला। इसका मतलब तीनों जो Cl है वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे बताया गया कि हिमांक में अवनमन और जो कंडक्टोमेट्री जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो चालकता प्रयोगों के द्वारा बताया गया कि इन ये जो पदार्थ हैं उनके कणों की संख्या और चालकता प्रयोगों के द्वारा आवेशों की संख्या ज्ञात करके संकुलों की संरचना का निर्धारण भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो वर्नर था तो वर्नर ने क्या किया कि इनकी जो शेप्स हैं, मतलब इनकी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी शेप कैसे होगी, 4 की कैसे होगी। तो 6 वाले के लिए बताया कि ऑक्टाहेड्रल होगी। उसके लिए भी इन्होंने आइसोमेरिक जो रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, वो थ्योरेटिकल जो एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा उन्होंने बताया कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 के लिए प्लेनर हेक्सागोन हो सकता है, ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है और ऑक्टाहेड्रन हो सकता है। जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो ऑब्जर्व वैल्यू के साथ में केवल ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में ही फॉलो होती है, मतलब सेम पाई गई। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगा और जो 4 वाले हैं उनका टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। जनरली देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं तो उसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो बताया गया वो सिज्विक ने ये बताया कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है। ये तब तक
देता रहता है जब तक कि वो नेक्स्ट नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं प्राप्त कर ले। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैंने यहाँ पे दो तरह के एग्जांपल दिए हैं। पहला देखिए, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। उसके अंदर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है, जो कि नोबल गैस का एटॉमिक नंबर हो गया। और इसी प्रकार से प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इसके तीन एग्जांपल दिए हैं। ये उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मतलब जो है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है कि भाई इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका होगा या नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का EAN नंबर होगा तभी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिना उसके भी बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम धनायन का नाम लिखते हैं और धनायन के नाम के बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं और दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है वो धनायन भी हो सकती है, ऋणायन भी हो सकती है और आपके उदासीन भी हो सकती है। तो यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी उदासीन होती है तो वहाँ पर उसको एक ही लाइन में बिना स्पेस के हम कंटिन्यूएशन में उसको लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे CONH3 2+, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो इसका नाम लिखा है हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड जो मैंने ये नंबर दिया है इसमें, वो इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं हम नंबर 3 पर। तो संकुल यौगिकों में लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। लिगेंड जो है वो धनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है और उदासीन हो सकता है। तो लेकिन उनका जो नोमेनक्लेचर है, उसके नोमेनक्लेचर में हम अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ही उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड है, एक तो एमीन है और एक क्लोराइड है। तो हम एमीन को पहले लिखेंगे क्लोराइड की बजाय, ठीक है। इसी प्रकार से यदि एक से अधिक समान लिगेंड है तो उसको हम ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिखेंगे। और यदि ड्राई, ट्राई लिगेंड के नाम के साथ ही आता है तो हम कन्फ्यूज़न करने के बजाय हम लिगेंडों की संख्या बताने के लिए बिस, ट्रिस और टेट्रा किस पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। जैसे COCl2 का होल ट्वाइस, मतलब इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। तो हम डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, राइट। अब लिगेंड का नोमेनक्लेचर, जैसे जो उदासीन और जो धनात्मक लिगेंड होते हैं उनके उनके नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो नेगेटिव लिगेंड हैं उनके अंत में O का प्रयोग करते हैं। जैसे आइड है तो आइडो हो गया, आइट है आइटो हो गया और एट है तो एटो हो गया, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन ऋणायन होते हैं उनके नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिनाइल हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म PH भी लिखते हैं जनरली। और ऐसे ही C5H5- साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसको कैपिटल C और स्मॉल p भी लिखते हैं, ठीक है। उदासीन लिगेंडों के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, मैंने बता दिया है पहले ही। जैसे कि पिरिडीन है, इसको PY लिखते हैं। मिथाइल एमीन है, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, H2O को एक्वा लिखते हैं और एमीन को AMMINE, ध्यान रखिए AMMINE लिखते हैं, ठीक है।
जो दनाइल लिगेंड है, बाकी का हम अगली कक्षा में करेंगे।